अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज है 12वीं रमज़ान और दूसरा अशरा मुबारक स्टार्ट हो गया है। मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि सुबह के टाइम थोड़ी देर के लिए मैं धूप में बैठ जाऊँ ताकि थोड़ी-सी विटामिन डी मुझे मिले। वैसे भी मैं अपनी रूटीन में ना बाहर धूप में ज़रूर बैठती हूँ। मेरे जो बालकनी है वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, हल्की-हल्की सी मतलब इनडायरेक्टली सनलाइट पड़ती है। तो मैं अपने प्लांट्स को भी देख लेती हूँ और थोड़ी देर धूप भी सेक लेती हूँ, व्हिच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। मौसम आजकल ना बड़ा मतलब प्लेज़ेंट है, ना तो सर्दी है ना गर्मी है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने एक हीटर को तो निकाल देती हूँ, मतलब साफ़ करके तो रखवा दूँगी और दूसरा जो है वो फ़िलहाल लगा रहे, मे बी यू नेवर नो, बारिश हो जाती है तो थोड़ी बहुत ठंड हो जाएगी। तो ये हीटर ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मुझे था आज मैं इसको अच्छे से साफ़ करवाती हूँ। इसके फ़िल्टर मैंने निकाल दिए और मैं फ़िल्टर खुद साफ़ करती हूँ या मेरे हस्बैंड करते हैं। तो इसमें क्योंकि पीछे फ़िल्टर्स लगे होते हैं, ये कोरियन हीटर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, बिजली गैस दोनों पे चलते हैं, मतलब एट अ टाइम ये बगैर मतलब बिजली के ऑन नहीं हो सकता। तो ये हीटर मैंने आज एक दोनों साफ़ करवा लिए और दूसरा मुझे था कि बाद में बंद करूँगी। इसको मैं अच्छे से आज साफ़ करके तो इनके फ़िल्टर्स इनमें फ़िक्स कर दूँगी। तो हीटर जो है ना वो मैंने आज अच्छे से साफ़ कर दिए क्योंकि बाद में फिर बहुत काम आ जाते हैं। तो बेहतर है कि छोटे-छोटे काम ना डेली बेसिस पे कर लिए जाएँ ताकि बाद में आपके लिए पर एक साथ बर्डन ना आए। हर घर में मीठे का कोई ना कोई शौकीन होता है। मेरे घर में ना मैं शौकीन हूँ, ना मेरे हस्बैंड हैं और ना मेरा बेटा। हाँ, मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी जो बेटी है उसको स्वीट डिशेज़ बहुत अच्छी लगती हैं और अभी से मुझे आप लोगों की भी इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ ईद के लिए कोई स्वीट डिश बता दें। तो मुझे था कि चलें मैं आप लोगों को इतनी झटपट किस्म की एक स्वीट डिश बताऊँगी जिस पे हार्डली कोई 20 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपकी स्वीट डिश रेडी हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे जो चीज़ चाहिए मैं आपको बता रही हूँ, ऑप्शंस भी बताऊँगी अगर जो चीज़ आपके पास ना हो। तो सबसे पहले मैंने लिया है 500 एमएल के बराबर दूध, 2 कप, ठीक है? मैंने ये वाला डब्बे वाला दूध लिया, अगर आपके पास ये नहीं है आप खुला दूध ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ इसकी थिकनेस के लिए और इसके टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो आप टेट्रा पैक की 200 एमएल वाली क्रीम, लेकिन वो व्हिपिंग क्रीम आपने एंड में डालनी है, अभी नहीं डालनी क्योंकि अब मैंने इसको पकाना है। अब ये ठंडा दूध है, इसमें मैंने तकरीबन कोई 150 एमएल के बराबर क्रीम चीज़ डाल दी। इसके बाद मैंने इसमें 2 ब्रेड के स्लाइस डाल दिए, ब्रेड हर एक के घर में होती है, ये सारी चीज़ें आपके घर में होंगी। 2 ब्रेड के स्लाइसेस डाल दिए, अभी तक मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, ये याद रखिएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून के बराबर कस्टर्ड पाउडर ले लें या कॉर्नफ्लावर ले लें और उसमें तकरीबन 1/4 कप के बराबर मैंने दूध डाल दिए। वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चीनी। चीनी है तकरीबन यू कैन से कि आधे कप से थोड़ा-सा कम है, ठीक है? अब इसके बाद मैं ज़रा इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स कर लेने के बाद मैं इसका चूल्हा ऑन करूँगी और मैं इसको कुक करूँगी। अच्छे से कुक करते हुए आपने इसके साथ खड़े रहना है। हार्डली आप कह सकते हैं 7 से 8 मिनट के अंदर जो है ना ये कस्टर्ड भी पक जाता है, चीनी भी घुल जाती है और ये जो हमारा स्वीट डिश है ये गाढ़ी होने शुरू हो जाएगी। तो किनारों से मैं हमेशा आप लोगों को बात बताती हूँ कि किनारों से स्वीट डिश को या कोई भी चीज़ आप पका रहे होते हैं ना तो उसको अच्छे से साफ कर लिया करें, स्क्रैप कर लिया करें ताकि जो है वो किनारे जलना ना शुरू हो जाए। अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया, यकजान हो गया, हमारा पूरे का पूरा बैटर रेडी हो गया। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। आधे घंटे के बाद जब ये बिल्कुल मतलब नीम गर्म रूम टेम्परेचर पे आ गया, तो मैंने इसे ब्लेंडर में डाल दिया। सारे को अच्छे से ब्लेंडर में खाली कर दें और इसको अच्छे से आपने ब्लेंड करना है। एक 2 से 3 मिनट तक आपने इसको ब्लेंड करना है। हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं लेकिन इस पैन में नहीं या किसी भी पैन में आप पका रहे हो क्योंकि हैंड ब्लेंडर मेरे एक पैन को ख़राब कर चुका है। अभी नहीं, बहुत पुरानी बात है। तो इसलिए मैं हैंड ब्लेंडर अभी इस तरह की चीज़ पे नहीं यूज़ करती, मैं डायरेक्ट ब्लेंडर में डाल देती हूँ ब्लेंड करके। उसके बाद एक किसी भी सर्विंग डिश में आपने इसको निकाल लेना है। अच्छे से निकाल के उसको साइड पे रख दें और उसके बाद स्ट्रॉबेरीज़ आजकल अभी थोड़ी सस्ती हो गई हैं, तो मैं काफ़ी ले आई थी, तो मुझे था कि स्वीट डिश में क्योंकि ये है ही आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी डिलाइट के नाम से है, तो इसमें अंदर भी आप चाहें तो स्ट्रॉबेरीज़ डाल सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी अंदर पानी छोड़ देता है, इसलिए मैंने अंदर नहीं डाली।
बस इसको ऊपर से मैंने अच्छे से गार्निश कर दिया। आप चाहे जिस तरह की गार्निशिंग करना चाहें, इवन आप अंदर डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे था कि गार्निशिंग पे मुझे ज़्यादा वो था कि अंदर से बेहतर है कि ऊपर से सजा दूँ। और उसके बाद इसको गार्निश करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। अगर आपके घर में गेस्ट्स आ रहे हैं, तो आप इस स्वीट डिश को रात को बना के रख सकती हैं और सुबह इसको गार्निश कर लें। और ये स्वीट डिश चिल्ड बहुत मज़े की लगती है। हाँ जी, तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटों ने जाना था इफ्तारी पे, तो पीछे मैं और मेरी बेटी ही थे घर पे। तो मुझे था कि इतना ज़्यादा हैसल करने से बेहतर है कि मैं कोई ऐसी चीज़ बना लूँ जो कि यूटिलाइज़ भी हो जाए और खाई भी जाए। तो मैंने कल बनाया था वन पॉट पास्ता और आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी मैंने 1-2 दफ़ा शेयर की, तो मैं नहीं शेयर करूँगी। तो मुझे था कि चलो उसको एक नया ट्विस्ट दे देते हैं, वो प्यारी-सी शक्ल हो जाएगी उसकी। तो ये मैंने जो है ना पाई डिश ली है और उसके ऊपर मैंने डाल दिया वन पॉट पास्ता जो पका हुआ है। और उसके बाद आप इस तरह ना पुरानी डिश को नया रिन्यू कर सकते हैं। तो उससे ये हो जाता है कि वो चीज़ जो है ना बच्चे खा भी लेते हैं और दूसरा ये कि वो आपकी ज़ाया भी नहीं होती। ख़ैर एनीवेज़ वो मैंने डिश में डाल दिया, उसके बाद मैंने थोड़ा चीज़ लिया, उसको मैंने अच्छे से श्रेड कर दिया, श्रेड करने के बाद ऊपर उसके डाल दिया और साथ में जो आपके पास जो मतलब टॉपिंग्स जो आपके पास अवेलेबल है अगर पिज़्ज़ा वाली हैं, तो उसमें मैंने जो है ना वो डाला है मतलब शिमला मिर्च मेरे पास कटी हुई फ्रोज़न पड़ी थी, वो मैंने रमज़ान के लिए की थी, वो डाल दी। उसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं और सॉरी मशरूम्स, उसके बाद मैंने ऑलिव्स डाल दिए हैं, हैलोपिनो है वो डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी और मैंने उसके साथ-साथ में डाल दिया है हैलोपिनो, नॉट हैलोपिनो सॉरी ओरिगैनो। तो एक तो नाम इनके इतने अजीब से होते हैं। ख़ैर वो मैंने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर दिए और अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिए क्योंकि अभी मुझे था कि मैं पहले ये वाला काम कर लूँ उसके बाद फिर मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी। तो अब मैंने बनाना था ब्रेड पकोड़े। ब्रेड पकोड़े की स्टोरी जो है आगे बताती हूँ क्या स्टोरी है, इसकी भी एक स्टोरी है। तो मैंने ली 4 ब्रेड स्लाइसेस क्योंकि इट्स मोर देन इनफ फॉर मी एंड माय डॉटर सिर्फ़ हम 2 ही बंदे ने इफ्तारी करनी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। तो मैंने 2 4 स्लाइसेस लिए जिसमें से 2 पे मैंने लगा दी है हरी चटनी और 2 के ऊपर मैं लगा दूँगी जो इमली वाली चटनी जो कि मैंने आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर की हुई थी। तो वो एक दोनों पे लगा दें। कोई भी चटनी, कोई भी चीज़ आपके पास हो ना स्पाइसी सी वो लगा दें, ठीक है? मेयोनीज़ नहीं लगानी आपने। ये मैंने लगा दिया और इसको मैंने अच्छे से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया। मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था सहरी के लिए आलू की भुजिया। तो वो पड़ी हुई थी, तो आज मैंने वैसे बैंगन का भरता बना दिया था सुबह अपने हस्बैंड के लिए, तो मुझे था कि चलो ये आलू की भुजिया यूटिलाइज़ हो जाएगी ये जो ब्रेड के पकोड़े होते हैं ना उसमें। तो ये आलू की भुजिया आप देखिए बिल्कुल ड्राई बनती है, वो मैंने इसके ऊपर अच्छे से 2 स्लाइसेस के ऊपर उसकी लेयरिंग कर दी। इस तरह आप ना अगर लेफ्ट ओवर कोई सामान पड़ा होता है ना, तो उसको कोई और शक्ल देके ना तो अच्छी-सी इफ्तारी बना सकती हैं। तो ये आप देखिए ये आलू की भुजिया है, इससे मेरे इतने अच्छे ब्रेड पकोड़े बने। मैंने दोनों स्लाइसेस को लेके 4 टुकड़ों में मतलब 2 टुकड़ों में काट लिया और इसके बाद जैसे सैंडविच होता है और मैंने जो है ना बेसन का बैटर बनाया और उसके बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ, डिटेल भी बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो अपना अ, मतलब जो वन पॉट पास्ता था, उसको भी बेक होने के लिए रख दिया। 180 डिग्री पे रखा है मैंने कोई तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। तो वो जो ऊपर से जो है ना बड़ा अच्छा-सा जो है वो ब्राउन हो जाएगा। ख़ैर उसके बाद मैंने बेसन घोल लिया था और बेसन की मैंने रेसिपी आप लोगों से शेयर की हुई थी। तो अब जो है मैंने अंडे उबाल लिए थे 2 और उसके ये था कि मुझे आज बनाने थे अंडे के पकोड़े और ब्रेड पकोड़ा। मुझे अंडे के पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं सीरियसली मेरे फ़ेवरेट है। मेरे हस्बैंड नहीं होते ना तब बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंडा बिल्कुल नहीं खाते। तो मुझे था कि चलो आज अंडे के पकोड़े बन जाएँगे। तो ख़ैर ये आप देख सकते हैं कि मैंने अंडे को सारों को स्लाइसर से किया। अगर आप छुरी से करते हैं ना तो कभी अंडा स्लाइस नहीं होता। तो ये बेस्ट चीज़ है, ये मैंने पता नहीं किस ब्रांड से मँगवाई थी और इतनी सस्ती थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी सस्ती मुझे पड़ गई थी। ख़ैर उसके बाद ये था कि मैंने स्लाइस कर दिए। कुछ लोग मतलब 4 टुकड़े करके भी पकोड़े बनाते हैं। मेरी बहन हाफ़ करके बनाती है पकोड़े और मेरी बहन शी इज़ वेरी गुड इन पकोड़ा। पकोड़े बनाने में वो एक्सपर्ट है। ख़ैर मैंने जो है ना इस तरह से कर लिया स्लाइसर से, वो मुझे ज़्यादा आसानी हो गई थी और उससे इतने अच्छे-अच्छे गोल-गोल छोटे-छोटे समोसे प प पकोड़े बन जाते हैं और इतने क्रिस्पी मज़े के बनते हैं ना ये वाले पकोड़े। अगर आपने अंडे के पकोड़े नहीं खाए ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ैर अंडे के पकोड़े मैंने फ्राई कर दिए। हाँ, इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं मारना और दूसरा ये कि इसकी ज़र्दी का थोड़ा-सा आपने ख़्याल रखना है और बहुत ज़्यादा फ्राइंग नहीं करनी वरना ये पटखना शुरू हो जाता है, मतलब चटखना शुरू हो जाता है, इसमें से ऑयल वो करना शुरू हो जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल इसके अंदर चला जाए। तो इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जैसे नॉर्मल आलू के पराठ पकोड़े होते हैं ना, उसी तरह का फ्राई करके। तो ये मैंने निकाल दिए थे।
और उसके बाद जो हम आपने देखा जिस तरह से मैंने जो है ब्रेड के ऊपर सामान लगाया उसको मैंने पकोड़े वाले बेसन में डाल दिया। अच्छा, इस पकोड़ों की ये होती है कि आपने बेसन बहुत पतला नहीं रखना होता, क्योंकि ये इसके ऊपर से हट जाएगा तो ये डायरेक्ट जो ऑयल है ना ये ब्रेड सारी चूस लेगी। तो इस बात का आपने बहुत ख़्याल रखना है कि जो बैटर है ना वो थिक होना चाहिए। और इसको जब मतलब पलट देना तो उस अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो सुबह आप एक काम कर सकते हैं कि इस तरह से फ्राई करके ना हाफ डन करके तो ब्रेड पकोड़ों को रख सकती हैं और जब मेहमान आते हैं ना तो तब आप दोबारा से इसको फ्राई कर लें। हाफ डन करने के बाद दोबारा से फुल डन कर लेना। तो वो ये पकोड़ों को ना आपको टाइम बहुत बचा देता है और इसकी सर्विंग भी बहुत मज़े की होती है। मतलब ये मेरे बहुत ही फ़ेवरेट है प ब्रेड पकोड़ा और जब मेरा बहुत दिल चाहता है ना, समटाइम्स जैसे रोज़ा ना हो तो मेरा शाम को अगर चाय के साथ कुछ खाने का दिल चाहता है, तो मैं अपने लिए ना ब्रेड पकोड़े बना लेती हूँ। हाँ जी, सॉरी बाहर बेल बजी थी। वॉइस ओवर करते हुए ना इस तरह की बहुत कुछ हो जाता है। ख़ैर एनीवेज़ ये पकोड़े मैंने बना लिए थे और इसको जो है ना मैंने फुल डन कर लिया था। आपको मैंने तरीका बता दिया अगर आप लोग इस तरह करना चाहते हैं। फुल डन कर लेने के बाद मैं इसको जो है ना मतलब फुल इतना बड़ा-बड़ा तो पकोड़ा सर्व नहीं करूँगी। मुझे था कि इसको बेहतर यही है कि इसको मतलब पीसेज़ में काट लिया जाए। पीसेज़ में काट लेने के बाद मैंने इनको पहले ट्राई किया किसी एक तरीके से करने का, देन आई वाज़ लाइक नहीं इस तरह मज़े का लग नहीं रहा, जिस तरह मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही थी इसको सर्व करने की, तो वो उस तरह अच्छा लग भी नहीं रहा था। तो मुझे था कि चलो जैसे सैंडविचेज़ नॉर्मली मैं सर्व करती हूँ, मैं उस तरह सर्व कर लेती हूँ। तो मैंने इस प्लेट को भी सजा दिया और अब जो है मैं अपनी डाइनिंग पे आ गई थी। सीरियसली मैं सोच रही थी आज मैं बड़े हल्की-सी इफ्तारी रखूँगी, बट वो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं ना इफ्तारी के टाइम, ये बना लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो जो लेफ्ट ओवर चीज़ों से मैंने बना लिया वो तो मेरी बहुत ही मतलब सारी माशाल्लाह माशाल्लाह इफ्तारी वाज़ वेरी गुड। और मेरे जो पुरानी चीज़ें ना इसी तरह कोशिश किया करें कि अगर क्योंकि रमज़ान में इतना खाया नहीं जाता ना, तो अगर कोई चीज़ अगर आपने बना ली है ना, तो उसको कोशिश करें कि आप उसको यूटिलाइज़ कर लें कि कुछ और मतलब उससे कुछ और बना लें, जैसे मैंने आज बनाया। तो इस तरह आगे भी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के कोई आइडियाज़ हैं, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो ख़ैर ये हमारी पूरी टेबल लग गई थी। फ्रूट चाट नॉर्मली मैं हर रोज़ बनाती हूँ, तो मैंने उसकी रेसिपी नहीं शेयर की। पकोड़े थे, फ्रूट चाट थी एंड साथ में ये बेक्ड पास्ता था एंड स्ट्रॉबेरी डिलाइट थी और इस आज मैंने बनाया था पाकोला वाली ड्रिंक। तो ये शरबत बना दी। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप जो है वो शरबत पीती हैं? हाँ, मैं 1 ग्लास शरबत पीती हूँ क्योंकि मेरी ना शुगर बहुत कंट्रोल में है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में मैं कोशिश करती हूँ रमज़ान का कोई रोज़ा मेरा ना छूटे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी ब्लेस्ड मंथ, तो मुझे होता है कि मैं इसका रोज़ा ना छोड़ूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि रोज़ा नहीं रखना चाहिए। मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में और ना पिछले साल, ना उससे पिछले साल। तो मैं तो रोज़े रखती हूँ और मुझे कभी कोई वीकनेस भी नहीं फ़ील हुई। इतने अच्छे आजकल माशाल्लाह से रोज़े चल रहे हैं, कोई प्यास नहीं लगती, कुछ नहीं होता। तो अगर आप डायबिटिक हैं ना, तो आप ट्राई करें रोज़ा रखने का। बिलीव मी मेरा मैं मॉनिटर करती हूँ, वो अलाउड है आपको कि आप अपना मॉनिटर कर लें कि आपका ब्लड किधर जा रहा है, शुगर इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपना रोज़ा तोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आई एम नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। तो ख़ैर ये था, ये मैं आपको टेक्सचर दिखाना चाह रही थी इसका कि कैसा लग रहा है। तो ये इतना मज़े का क्रीमी जैसे क्रीम चीज़ होती है ना उस टाइप का था। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए with your friends and family and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.